हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो तुम लोग? अच्छे हो? तो आज हम लोग एक नया चैप्टर के साथ आएंगे। एक नया चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, मोल कंसेप्ट। फिजिकल का पहला चैप्टर है मोल कंसेप्ट। और आईआईटी मेडिकल में मोल कंसेप्ट से क्वेश्चन डायरेक्टली इनडायरेक्टली जरूर रहता है। आप यूं कह लो कि मोल कंसेप्ट से अगर क्वेश्चन आईआईटी मेडिकल में अगर नहीं भी रहा, डायरेक्ट बेसिस पे नहीं रहा, हालांकि इनडायरेक्टली तो मोल कंसेप्ट को हर जगह यूज है, बिना मोल का फिजिकल का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ठीक है। मोल कंसेप्ट एक ऐसा चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री का कि अगर आप इसको ढंग से समझ लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो ना, हर कॉन्सेप्ट को क्लियर है, तो कहीं ना कहीं फिजिकल केमिस्ट्री का हर एक चैप्टर में आपका कंसेप्ट, आपको इसका यूज किया जाएगा और होता है। ठीक है ना। तो मोल कंसेप्ट हमारा एक अपने आप को मान लो कि बिल्डिंग ब्लॉक है ये, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है मोल कंसेप्ट को। और इसका कहीं ना कहीं मोल कंसेप्ट को हर जगह यूज आपको देखने को मिल जाएगा। मोल कंसेप्ट को समझने के लिए हम लोग छोटे से छोटे टॉपिक पे, छोटी से छोटी बातों पे हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। और बहुत आसान चैप्टर है, बहुत टफ चैप्टर नहीं है। अगर आप अच्छे से लिखते चलेंगे, समझते चलेंगे, तो आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि आपको हर बातों को समझाएं, हर बातों को रिलेट करें, और रिलेट करके आपको बताएं कि कैसे ये बनेगा, कैसे नहीं बनेगा, कैसे सॉल्व होगा। ठीक है। तो आओ मोल कंसेप्ट पर हम लोग बात करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर है ना, मोल कंसेप्ट। ठीक, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि मोल कंसेप्ट को कैसे हम लोग डील करेंगे। तो हेडिंग डालो, मोल कंसेप्ट। मोल कंसेप्ट, मोल कंसेप्ट। आज का मेरा जो चैप्टर है फिजिकल केमिस्ट्री के पहला चैप्टर, दिस इज योर मोल कंसेप्ट। हम लोग काफी डिटेल्स में देखेंगे, नीट लेकर के जेईई मेंस से लेकर के एडवांस तक के प्रॉब्लम देखेंगे कि मोल कंसेप्ट से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछा गया है और कैसे कैसे हम इसको डील करेंगे, खुद से कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है ना। आप बिल्कुल अच्छे से समझिएगा। कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। ठीक है, मैं उसका सॉल्यूशन जरूर भेजूंगा आपके पास। ठीक है। देखो, मोल कंसेप्ट में सबसे पहले अभी हम लोग आज समझो तो बोलो, आज मेरा पूरा इंट्रो लेक्चर चला जाएगा। एटॉमिक मास क्या होता है, एटम्स क्या होता है, मॉलिक्यूल्स क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है ना, एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, ये सारे के सारे जितने भी बेसिक जो है मोल कंसेप्ट में, उस पर हम लोग बात करें। हम डायरेक्ट कभी भी किसी कंसेप्ट पे नहीं आते हैं, पहले हम क्या करते हैं, उससे रिलेटेड जितने भी टर्म होता है उसको समझाते हैं, उससे लगने वाला जो फॉर्मूला होगा उसको बारे में बात करेंगे, तब जाकर के हम लोग मेन टॉपिक पाएंगे कि मोल कंसेप्ट के न्यूमेरिकल कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है। तो आओ हम मोल कंसेप्ट में क्या क्या चीजों को जरूरी पड़ता है, क्या क्या चीजों को हमें समझना है, इस सारे टर्म को हम आपसे बात करते हैं। तो सबसे पहले जो मोल कंसेप्ट में मेरा एक्सपीरियंस है, मैं जो स्टार्ट करता हूँ एटम से स्टार्ट करता हूँ कि एटम बेसिकली क्या होता है। तो खैर तुम लोग जानते भी होगा, 9th क्लास में पढ़ा होगा कि एटम्स क्या होता है, बट यहाँ पे भी हम बात करेंगे। हम इस चीज पे ज्यादा टाइम नहीं देंगे क्योंकि टॉपिक अच्छा है, आगे भी चलेंगे। जैसे जैसे आगे चलेंगे आपको इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा। ठीक है। जैसे जैसे टॉपिक हम बढ़ेंगे वैसे आपको इंटरेस्ट आते जाएगा, इसलिए पैसेंस रखिएगा, आराम से पूरा वीडियो को देखिए, रिलैक्स होकर के देखिए, नोट्स बनाइए, और दिक्कतें हैं तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, बाकी कुछ मैं नहीं कर सकता उससे ज्यादा। ठीक है। तो पहला टॉपिक है आपका एटम। पहला टॉपिक है आपका एटम। मोल कंसेप्ट में सबसे पहले हम बात करते हैं एटम के। तो बताओ एटम क्या होता है, एटम किसे कहते हैं? तो शायद आपको पता होगा कि एटम क्या है। एटम एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। क्या बोलो? स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है ना। किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। ठीक है। कोई भी जो एटम जो होता है ना, वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है। क्या करता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है और एक नए नए कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करता है। ठीक है। कोई भी एटम जो होता है अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। बात को समझिएगा, पॉइंट को समझिएगा। कोई भी एटम जो होगा वो अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करेगा। ठीक है। वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके एक नया कंपाउंड्स को बनाएगा, लेकिन आइडेंटिटी को लॉस वो नहीं करेगा एटम। ठीक। तो हमने क्या देखा, एटम क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच पार्टिसिपेट इन अ केमिकल रिएक्शन एंड डू नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एटम बोलेंगे। तो आओ इसको हम लोग लिखते चलते हैं। एटम क्या है? इट इज द
It is the smallest particles of matter. It is the smallest particle of matter which participates in a chemical reaction, and does not loses its identity, कहाँ है जी हेडफोनवा? तो है हेडफोनवा कहाँ है? तो हमने क्या बात किया, देखो हमने क्या बोला, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर, है ना, विच पार्टिसिपेट इन ए केमिकल रिएक्शन एंड डज नॉट लूज इट्स आइडेंटिटी। बिल्कुल सही है, एटम किसी भी मैटर का सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल है, छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है, वो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट अपना आइडेंटिटी का लॉस नहीं करता है। सर अपना आइडेंटिटी का लॉस नहीं करता, इसका क्या मतलब है? देखो एग्जांपल से समझो, मान लो, है ना, मान लो एक छोटा सा कॉमन एग्जांपल ले रहा हूं, आपके पास, आपको पता होगा कि H2 प्लस O2 को अगर हम लोग रिएक्शन करते हैं, है ना, मिलाते हैं, तो क्या मिल जाता है बोलो? वाटर। क्या बन जाता है बोलो? वाटर बन जाता है। तो तुम खुद से देखो, अभी अगर यहाँ पे हाइड्रोजन था, अगर अभी यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो क्या रिएक्शन के बाद भी तो हाइड्रोजन दिख रहा है ना? ऐसा तो नहीं है कि अभी हाइड्रोजन है और रिएक्शन कर गया तो यहाँ पर नाइट्रोजन हो गया, ऐसा हुआ क्या? नहीं, ऐसा नहीं हुआ सर। अभी भी हाइड्रोजन था, इसके साथ केमिकल रिएक्शन किया, वाटर को फॉर्मेशन किया और आगे भी हाइड्रोजन ही दिख रहा है। सर यहाँ ऑक्सीजन था, यहाँ भी ऑक्सीजन मिल रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है कि सर यहाँ पे ऑक्सीजन है और यहाँ पे सर हमें क्लोरीन मिल रहा है, कोई एटम चेंजिंग नहीं मिल रहा। तो अगर एटम अपने एटम को चेंज नहीं कर पा रहा, एटम अगर अपना पोजीशन को चेंज नहीं कर रहा है, अपने आप को चेंज नहीं कर रहा है, इसका मतलब कि जो आइडेंटिटी वाटर के यहाँ पे होगा वही आइडेंटिटी वाटर को यहाँ पे, जो आइडेंटिटी यहाँ पे ऑक्सीजन का होगा वही आइडेंटिटी यहाँ पे भी ऑक्सीजन को मिलेगा। तो हमने क्या बोला कि एटम जो होता है केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट तो करता है बट ना अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है। तो वही चीज का हमने लिखा है कि किसी भी मैटर्स का स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होता है, ठीक, और वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है बट अपना आइडेंटिटी को लॉस नहीं करता है, ठीक। और दूसरा बात, एक और इंपॉर्टेंट बात है, किसी भी एटम का, एटम, बात को समझिएगा, एटम है नो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। दूसरा बात, किसी भी एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इस बात को समझना, किसी भी एटम का इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होता। कहने का मतलब क्या है? इंडिपेंडेंट का मतलब वो स्वतंत्र फॉर्म में नहीं रहेगा, मतलब फ्री के फॉर्म में वो नहीं रहेगा, वो फ्री स्टेट के फॉर्म में वो आपको दिखता नहीं है। एटम जब भी होगा तो कहीं न कहीं किसी न किसी मॉलिक्यूल से कंबाइन करेगा और कंबाइन करके नया प्रोडक्ट के फॉर्म में आपको दिखेगा। कहने का मतलब है कि H जो है, H कैसा फॉर्म में रहेगा? H2 के फॉर्म में रहेगा। तो आप देखो ये इंडिपेंडेंट के फॉर्म में नहीं है, हाइड्रोजन दो बार यहाँ पर दिख रहा है, मतलब एक हाइड्रोजन जो है दूसरे हाइड्रोजन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। जैसे O2 का फॉर्म देखो, O2 है ना। अब ऑक्सीजन जो एटम है वो सिर्फ
O के फॉर्म में नहीं है सर, किसके फॉर्म में दिख रहा है सर, O2 के फॉर्म में है। आपको पता है कि हाइड्रोजन एटम है सर, ऑक्सीजन एटम है, लेकिन हाइड्रोजन एटम्स किस फॉर्म में दिख रहा है, H2 के फॉर्म में दिख रहा है। ऑक्सीजन एटम किस फॉर्म में दिख रहा है बोलो, O2 के फॉर्म में दिख रहा है। तो मेरा कहने का मतलब वही समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी जो एटम्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस उसका नहीं होता है, ठीक है ना, वो कहीं ना कहीं कंबाइंड के फॉर्म में आपको दिखेगा। तो तुम बोलोगे कि अच्छा सर आपने तो बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया, सर आप बताइए व्हाट अबाउट Fe आयरन, आप Fe के बारे में बताइए, आयरन के बारे में बताइए। सर मान लिया जाए कि आपने यहाँ पर Fe ले लिया, सर Fe ले लिया, आयरन ले लिया, अब बताइए सर आयरन तो इंडिपेंडेंट है, ठीक, आयरन तो अपना आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन नहीं, आप ऐसे समझो आयरन के बारे में बोल रहे हो या आयरन मेटल के बारे में बोल रहे हो। आयरन एक मेटल है ना, अब अगर मान लो कि हमारे पास एक मेटल का, देखना ध्यान समझो, मेटल का इतना बड़ा एक क्यूब है ना, मेटल का इतना बड़ा एक क्यूब है, तो तुम खुद से बताओ क्या इसमें सिर्फ एक मेटल होगा क्या, मतलब इसमें सिर्फ एक आयरन होगा क्या। अगर हम आयरन के बारे में बात करें कि आयरन जो है इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर रहा है, तो तुम खुद बताओ ये आयरन एक मेटल है, ये मेटल का मान लो कि क्यूब है, तो क्या ये मेटल के क्यूब में सिर्फ एक ही आयरन होगा, नहीं होगा सर, ऐसे ऐसे कितने सारे एटम होगा, ठीक है ना। वही समझाना चाह रहा हूं कि कोई भी एटम जो होता है पार्टिकुलरली वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, वो इंडिपेंडेंट के फॉर्म में वो नहीं रहेगा। मेटल जब भी रहेगा तो किसी न किसी बॉन्ड से कनेक्टेड रहेगा, है ना, या अपने 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 मॉलिक्यूल से कनेक्ट रहेगा, है ना। जैसे ये आयरन है, इस आयरन क्यूब में देखा जाए तो बहुत सारे आयरन पड़ा हुआ रहेगा जो एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया हुआ रहेगा, जिसको मेटालिक बॉन्ड हम लोग बोलते हैं। हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे मेटालिक बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग हम लोग पढ़ाते हैं, ठीक है कि ना। तो कहने का मतलब है कि कोई भी जो एटम है इंडिपेंडेंट फॉर्म में नहीं रहता है, ठीक है, ये बात आपको समझ में आया है। चलो तो अब जैसे देखो एक बात को, जैसे देखो, लेकिन अगर मैं मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करूं, किसके बारे में बात करें, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें, ठीक है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करें तो तुम अपने जानते हो कि मॉलिक्यूल्स क्या है सर। मॉलिक्यूल जो है वो एटम को कॉम्बिनेशन से बनता है, ठीक है ना, मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होता है, और वो भी एक स्टेट ऑफ मैटर के क्या स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। मॉलिक्यूल को भी क्या बोलेंगे, किसी भी स्टेट ऑफ मैटर के क्या बोले, स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है। तो हम लोग ये भी देखेंगे इट इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स, इट इज द smallest particles of matter, it is the smallest particle of matter, ठीक, which exist independently। लेकिन ध्यान रखें कि मॉलिक्यूल्स जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है, लेकिन एटम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता। मॉलिक्यूल जो है अपने आप में इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, लेकिन हम बात करें किसके बारे में, एटम के बारे में, तो एटम नहीं कर सकते। जैसे मान लो सर हम यहाँ पर H2 लिए, तो H2 क्या है बोलो, मॉलिक्यूल है, लेकिन अगर H को हम H फॉर्म में लिख लिया, सिर्फ हाइड्रोजन को हम H के फॉर्म में लिख रहे हैं, ये एटम है, तो तुम खुद से बताओ क्या ये एटम जो है H को H हम लोग लिखते हैं क्या, नहीं, H2 को फॉर्म में लिखते हैं, और दो एटम को कॉम्बिनेशन से क्या बनता है, मॉलिक्यूल्स बनता है। आपको पता ही होगा, है ना, कम से कम किसी मॉलिक्यूल बनाने के लिए कितना एटम चाहिए, 2 एटम चाहिए, 2 हाइड्रोजन मिला तो ये मॉलिक्यूल्स मिला, मतलब ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है सर, ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर रहा है, इसको किसी और से जरूरी नहीं है, मतलब ये स्टेबल के फॉर्म में है, मतलब अगर ये कहीं रिएक्शन नहीं भी करेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एटम जो H जो है ये अनस्टेबल है सर, मतलब इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसीलिए किस फॉर्म में दिखता है सर, H2 के फॉर्म में दिखता है, और H2 को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मॉलिक्यूल। मतलब यही तो डिफरेंट है, यही तो हम बताना चाहते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंट है। एटम जो होता है इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, और मॉलिक्यूल जो होता है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करता है। तो आपको एटम्स और मॉलिक्यूल का डिफरेंस समझ में आया, ठीक है सर। आइए तो मोल कंसेप्ट को हम लोग समझने के लिए बिल्कुल ये बेसिक सारी चीज है, आज क्लास पूरे लेक्चर बेसिक जाएगा, आप समझिएगा, है ना, जितने भी बेसिक इसमें आएगा मोल कंसेप्ट में हम सारे आपको बता रहे हैं, आप समझते चलिएगा, ठीक है। इसके बाद हम लोग मोल कंसेप्ट में क्या पढ़ेंगे, एटॉमिक मास के बारे में, ठीक है। कहने का मतलब है कि मोल कंसेप्ट जो है, मोल कंसेप्ट के जो टर्म है ना, मोल कंसेप्ट के जो हम लोग छोटा छोटा टर्म को समझेंगे,
वो यहाँ अभी जो हम लिखने जा रहा हूँ उस चीज को समझिएगा, एटॉमिक मास, जो आपको मोल कंसेप्ट में यूज किया जाएगा कि एटॉमिक मास क्या होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो मैंने बताया ये तो मैंने स्टार्ट किया। एटम्स मॉलिक्यूल तो आपने 10th में भी पढ़ा होगा, 9th में भी शायद जानते होंगे, हो सकता है आपको 8 में भी देखने को मिला होगा। लेकिन अभी जो हम बात करने वाले हैं एटॉमिक मास, इसका मोल कंसेप्ट में काफी ज्यादा जरूरी पड़ेगा। ठीक है, हम लोग देखते हैं एटॉमिक मास। एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। अब मुझे कोई बताएगा क्या एटॉमिक मास क्या होता है? कोई मुझे बताएगा एटॉमिक मास क्या होता है? तो देखो, एटॉमिक मास को डिफाइन करना या एटॉमिक मास को जानने के लिए क्या करते हैं ना, हम लोग पहले समझ लो कि आज से पहले, बहुत पहले की बात कर रहे हैं, एटॉमिक मास जब डिफाइन किया गया होगा, है ना, या एटॉमिक मास लाया गया होगा, तो किसी ने लाया होगा, किसी ने ये टर्म को दिया एटॉमिक मास क्या होता है, ठीक है ना। तो पहले हम उसके बारे में समझेंगे कि एटॉमिक मास की जो टर्म जो था वो किसने दिया, या एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन किया गया। तो देखो, इससे पहले, आज से बहुत पहले की अगर हम लोग बात करें ना, जैसे 16 के करीब की बात करें या उस समय की बात करें, तो एटॉमिक मास उसी तरफ से, उसी समय से चलते आ रहा है। ऐसा नहीं कि आज हम लोग एटॉमिक मास को बनाया है, नहीं, या एटॉमिक मास को टर्म को हम लोग आज दिए, बहुत पहले से जान रहा है। लेकिन आज और कल में क्या डिफरेंट था कि पहले के समाज में कोई जुगाड़ नहीं था, कोई टेक्निकल नहीं था, है ना, किसी भी चीज को डिफाइन करने के लिए। जैसे एटॉमिक मास को डिफाइन करने के लिए कोई हमारे पास इक्विपमेंट पहले नहीं था, राइट। आज के डेट में तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी आ गया, बहुत सारे ऐसे जुगाड़ आ गया है जिससे आप क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। तो हम ये एटॉमिक मास टर्म आज नहीं, बहुत पहले दिया गया था। तो उस समय कैसे दिया गया था, कैसे डिफाइन किया गया था, हम लोग वहां से रिलेट करके चलते हैं। तो पहले उस समय जब एटॉमिक मास को डिफाइन किया गया था ना, तो एक जुगाड़ लगाया गया था। और जुगाड़ क्या लगाया गया था? देखो, क्या लिया गया, एक सिलेंडर लिया गया था। क्या लिया गया? एक सिलेंडर लिया गया, ठीक, एक सिलेंडर लिया गया, ठीक है, एक सिलेंडर लिया गया। एकदम समझिएगा, एकदम जीरो लेवल से पढ़ा रहे हैं आपको, बिल्कुल एकदम एक बात पे हम बात करेंगे, ठीक है। एक सिलेंडर लिया गया, है ना, एक रेफरेंस के तौर पर एक सिलेंडर लिया गया। ये सिलेंडर को 1 kg मान लिया गया। क्या मान लिया गया? सर 1 kg है, ठीक है ना। आगे चल और भी समझ में आ जाएगा, एकदम क्लियर हो जाएगा। अभी मानो एक सिलेंडर लिया गया, इसको हमने 1 kg मान लिया, ठीक। सर कहने मतलब एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के 1 kg हमने मान लिया। अगर मैं आप तुमसे पूछूं, कह रहे मान लो कि मेरे पास एक इस तरह से कंपाउंड्स है, अब बताओ कि इसका मास कितना होगा। देखो, ये सब सारे के सब जुगाड़ है, पहले समझिएगा, क्योंकि एटॉमिक मास को 99% लोगों को ये पता नहीं होता है कि एक्चुअली ये आया कहां से, एक्चुअल एटॉमिक मास कहते किसे हैं। इनको देखो, जानते सब कुछ है, लेकिन उनको डेप्थ कहानी नहीं पता होता। बस हाँ, बुक में लिखा हुआ था, हम उसको पढ़ लिया, माइंड में सेट कर लिए, चलो ये चीज हो गया एटॉमिक मास के साथ। लेकिन आज आप समझिएगा, आज मैं आपको हर चीज को क्लियर करूंगा कि बेसिकली एटॉमिक मास है क्या, है ना, एटॉमिक मास को हम केजी में कैसे लिख रहे हैं, या हम किसको क्या कब क्या बोल रहे हैं, ये सारी बातें। हमने एक सिलेंडर लिया, इसको हमने 1 kg हमने माना है अभी, बराबर है ना, ठीक। अब मैंने क्या बोला कि इतना बड़ा एक हमने ऑब्जेक्ट लिया। अब हम अगर आपसे पूछूं कि इस ऑब्जेक्ट के मास कितना होगा, तो हम क्या कर रहे थे वहां पे कि भाई इसको हमने क्या किया कि इसको इसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, ठीक, क्योंकि इसके बारे में तो हमें पता था, इसके बारे में हमें पता नहीं था। हम इसको इसके साथ कंपेयर करना स्टार्ट किया। मान लो कि हमने एक तराजू ले लिया, ठीक है, ऐसे ले लिया सर, मान लीजिए हमारे पास तराजू है, ठीक है सर, इससे हमने क्या किया, ठीक है, ऐसे नॉर्मल लो, इसको हमने इस पे रख दिया, इसको हमने क्या किया, इस पे रख दिया सर, इसको हमने इस पे रख दिया, ठीक सर। इधर भी हमने ले लिया, ठीक है, इधर भी हमने ले लिया, ठीक। और इधर हमने क्या कर रहा है, एक साइड में हमने इसको रख दिया, ये जिस ऑब्जेक्ट को हमको मास निकालना था, और एक साइड पे क्या किया कि हम इसको रेफरेंस मान लिए थे कि एक सिलेंडर है, इसको 1 kg हमने बोल दिया था। ऐसे हम किसी को कुछ पता नहीं था कि भाई 1 kg है क्या, वो बस बोल दिया कि 1 kg है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या किया कि इस सिलेंडर को ले रहा, देखिए बात को, इस सिलेंडर को, ठीक है, एक से मान के चलो एक सिलेंडर रख दिया, हो सकता है एक सिलेंडर और रख दिया, ठीक है, एक सिलेंडर और रख दिया, ठीक है, हो सकता है एक सिलेंडर और रख दिया, एक सिलेंडर और रख दिया, एक सिलेंडर और रख दिया, ठीक है। कितना सिलेंडर रख दिया गया? 1 2 3 सिलेंडर,
1 है केजी के। अब हमें क्या पता चला कि अब इसका जो वेट है इसका वेट के बराबर है, इसका जो वेट है इसका वेट के बराबर है। मतलब एक सिलेंडर था, दूसरा सिलेंडर था, तीसरा सिलेंडर था, मतलब 3 सिलेंडर जो है इस ऑब्जेक्ट को क्या होगा बोलो, बराबर होगा। अब हम बता सकते हैं कि इस ऑब्जेक्ट का मास कितना था, तो 3 सिलेंडर को बराबर था। मतलब कि अगर मैं आपसे बात करूं इस ऑब्जेक्ट के बारे में, मास ऑफ ऑब्जेक्ट कितना था, मास ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको मैं ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं बोलो, ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं, ठीक है। मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, मास ऑफ ऑब्जेक्ट के बारे में बात करें, ऑब्जेक्ट तो कितना हो गया सर, 3 सिलेंडर के बराबर, 3 सिलेंडर के क्या हो गया बोलो, बराबर हो गया। क्या हो गया बोलो, बराबर हो गया। ठीक है सर, हमने क्या बोला सर, हमको अगर किसी को मास निकालना था तो हमने क्या किया, एक हम इसको सिलेंडर ले लिए थे, मान के चलो सिलेंडर ले लिए थे, ठीक। इस सिलेंडर को हमने इससे क्या किया सर, इसको हमने नापने की कोशिश किया, ठीक है, तराजू ले लिया, बट और उसके साथ हमने क्या किया, इसको मैच करने की कोशिश किया, बराबर करने की कोशिश किया। तो हमें क्या पता चला कि सर 3 सिलेंडर की हमें बराबर मिला। तो हमको ये भी पता चल गया कि इसका क्या हो गया सर, मास पता चल गया, और इसका मास कितना है, 3 सिलेंडर के बराबर है। मान लो कि हम एक चीज और ले रहे हैं, अगर हमको किसी को पता करना है, मान लिया जाए कि हमारे पास से ये कलम है, ये पेन है, मार्कर है, ठीक है, अगर हमें मार्कर है और हमको ये पता चले कि मार्कर का जो वेट है हमारा 2 सिलेंडर को बराबर है, कितना सर, 2 सिलेंडर को बराबर है, ठीक, हमें पता चल गया। और कैसे पता चला, आपको बताई है, जुगाड़ टेक्निक। क्या लगाना जुगाड़ टेक्निक, सर ये एक साइड में इस मार्कर को रखिए और एक साइड में सिलेंडर को रखिए, तो हमें क्या पता चला, ये मार्कर का जो मास है 2 सिलेंडर को बराबर आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या लिखे सर, मास ऑफ मार्कर इज इक्वल टू क्या मिला, 2 सिलेंडर, क्या मिला, 2 सिलेंडर, क्या बोलेगा, 2 सिलेंडर, ठीक है। उसके बाद और भी सपोज मान लो ये डस्टर है, हम डस्टर को हमको मास फाइंड करना है, तो डस्टर को मास फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, डस्टर को एक साइड रखेंगे और एक साइड क्या रखेंगे बोलो, सिलेंडर का रखेंगे। तो हमको क्या पता चला कि ये जो मास, जो डस्टर का जो मास है 1 सिलेंडर को बराबर आ रहा है। चलो वो भी लिख लेते हैं सर, मास ऑफ डस्टर जो है वो कितना बोलो, 1 सिलेंडर के बराबर है, 1 सिलेंडर को बराबर है। अब तुम खुद से समझिएगा तब छोटे छोटे टर्म को, कि अब खुद से समझो कि ये जो बार बार आपको सिलेंडर जो आपको टर्म को यूज करने पड़ रहा है, इस वर्ड को जो आप यूज कर रहे हो, किसी भी मास को निकालना है तो इतना सिलेंडर जो बोल रहे हो, तो इस सिलेंडर को ना उन्होंने क्या किया था कि एक यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया। किससे रिप्रेजेंट कर दिया बोलो, यूनिट से रिप्रेजेंट कर दिया, और इसको उन्होंने बोल दिया केजी। क्या बोल दिया बोलो, केजी बोल दिया। क्या बोल दिया बोलो, केजी। अब बताओ, अब कहने का मतलब है कि अगर मैं आपसे बात करूं कि इस ऑब्जेक्ट के मास कितना था, तो आप बोलोगे कि सर 3 केजी था। क्या था बोलो, 3 केजी था। अगर मैं बोलूं कि मास ऑफ 2 मार्कर का मास जो था वो कितना था, 2 सिलेंडर, तो हमने क्या बोलेंगे सर, 2 केजी के बराबर। तो ये जो बार जो सिलेंडर जो वर्ड जो आ रहा था ना, उसी को यूनिट में उन्होंने कन्वर्ट कर दिया था, जिसको उन्होंने बोल दिया था कि सर इसको केजी बोलते हैं। ऐसे रैंडमली उन्होंने क्या बोला, केजी, कि इसको सर हम केजी यूनिट के फॉर्म में रखेंगे। तो आपको क्या हो गया सर, इसीलिए इसको नाम क्या हो गया, 1 केजी। तो बताओ, अब ये 1 केजी जो है उन्होंने क्या माना था कि सर एक सिलेंडर इसका मास है ना, मास कुछ ना कुछ है, उसको उन्होंने बोला था 1 केजी। और 1 केजी किसके लिए लाया था, सिलेंडर के ही टर्म में लाया था, कि बार जो हम लोग सिलेंडर लिख रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, केजी बोल रहे हैं, ठीक है। तो अब समझ में आया होगा कि केजी कैसे डिफाइन किया है। तो यही जुगाड़ टेक्निक से ही केजी वगैरह आया है। बाकी केजी पहले से कोई एक डिफाइन स्पेसिफिक टर्म नहीं था कि सर 1 केजी है, इस केजी जो है पहले से हम इसको जानते हैं, है ना, नेचर ने इसको केजी दिया, ऐसा कुछ नहीं था। वो एक इंसान आया, इंसान ने अपने किसी सिलेंडर या किसी ऑब्जेक्ट को लिया, बोला सर इसका मास है, और उसी आधार पे हर ऑब्जेक्ट को क्या करने लगा, मास निकालना स्टार्ट कर दिया। और फिर बार वो जो टर्म यूज हो रहा था, जैसे सिलेंडर था, उसी टर्म को रिप्लेस कर दिया केजी से। तो वहां से 1 केजी के बराबर या 2 केजी या 3 केजी वहां से टर्म निकल करके आपको आया। तो इसी को हम लोग बोलेंगे एटॉमिक मास। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, एटॉमिक मास बोलेंगे। खैर आगे देखो, अब हमने क्या करेंगे कि अब के टेक्निक में, ये तो पहले के टेक्निक था जुगाड़ लगा करके इस तरह से केजी उन्होंने समझा था। आज के टेक्निक में जिस तरह से एक स्टैंडर्ड, बात को समझना, जिस तरह से एक स्टैंडर्ड या रेफरेंस लिया गया था किसी भी ऑब्जेक्ट को मास निकालने के लिए, जैसे यहाँ सिलेंडर लिया गया था, तो आज के भी स्टैंडर्ड में हम लोग क्या किए हैं, एक स्टैंडर्ड हम लोग माने, एक स्टैंडर्ड रेफरेंस लिए हैं।
और वो स्टैंडर्ड क्या है, किसी भी एटम, एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया है, ठीक है ना, उस स्टैंडर्ड एटम को समझो। तो आज के टर्म में क्या किया गया है, एक एटम को स्टैंडर्ड मान लिया गया है। क्या मान लिया गया, स्टैंडर्ड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड एटम लिया गया। और स्टैंडर्ड एटम क्यों, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कोई एक हम रेफरेंस नहीं लेंगे तब तक मास हम लोग फाइंड नहीं कर पाएंगे। जैसे अभी हम लोग एक सिलेंडर, हम लोग एक रेफरेंस लिए थे तो उससे हम लोग मास अपना आप एज्यूम कर लिए थे कहा कि किसका कितना मास हो सकता है। उसी तरह से आज के डेट में किसी भी एटम को अगर मास निकालना है तो हमको स्टैंडर्ड रेफरेंस लेना होगा, एक स्टैंडर्ड हमको मानना होगा, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड एक एटम मान रहे हैं। और स्टैंडर्ड एटम क्या होता है बोलो, कार्बन 12 को स्टैंडर्ड एटम उन्होंने मान लिया था। और इसको स्टैंडर्ड एटम को कैसे रिप्रेजेंट किया था, देखो स्टैंडर्ड क्या रेफरेंस बनाया था, क्या बनाया था, देखो ध्यान से, 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, 1 कार्बन 12 एटम, ये हमारा स्टैंडर्ड, ये हमारा रेफरेंस है। जिस तरह से मास निकालने के लिए एक हम लोग स्टैंडर्ड सिलेंडर हम लोग लिए थे, उस तरह से किसी भी एटम को मास निकालने के लिए एक स्टैंडर्ड हम लोग लिए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं 1/12 इनटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, ये अपना आपको ऐसे मान लो कि अपना आप एक सिलेंडर है, किसी भी एटम को मास को क्या करने के लिए, रिलेट करने के लिए, क्या निकालने के लिए, रिलेट करने के लिए कि किसका कितना मास हो सकता है। तो 1/12 इनटू द मास ऑफ 1 कार्बन एटम क्या है, एक रेफरेंस लिया गया है। अब इसी रेफरेंस से, इसी स्टैंडर्ड से हम कंपेयर करेंगे और कंपेयर करके किसी भी एटम को क्या कर सकते हैं, मास निकाल सकते हैं। ठीक है, अब जैसे देखो, कहने का मतलब है कि हमको किसी भी एटम को मास लेना है, जैसे हम कह सकते हैं मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को मास लेना है, हमको पता करना है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन एटम को मास हमको पता करना है। तो क्या होगा, इस स्टैंडर्ड से हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कैसे करेंगे, मास 16 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये हो जाएगा एक एटम के मास, क्योंकि ये मेरा रेफरेंस है, इसकी मैंने किसी भी एटम को मास नहीं निकालते। तो हमें क्या पता चला, हम फिर ये रेफरेंस ले लिए और एटम को मास फाइंड करना स्टार्ट किए। तो हम पहले फाइंड क्या किए, चलो जैसे ऑक्सीजन एटम को क्या होता है, मास 16 होता है, एटॉमिक मास कितना होता है, 16 होता है। तो 16 को इस रेफरेंस से हमने क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर दिया। जिस एटम को अगर आपको मास निकालना है, उसका एटॉमिक मास को इससे क्या करना होता है, बोलो, मल्टीप्लाई करना होता है। क्या करना होता है, मल्टीप्लाई, क्योंकि ये आपको रेफरेंस है। जैसे आपने क्या किया था, किसी ऑब्जेक्ट को मास निकाल रहे थे ना, तो मास निकाल रहे थे तो आप सिलेंडर चढ़ा रहे थे कि नहीं चढ़ा रहे थे, तो वो मास कहीं कि उस सिलेंडर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था ना भाई, कि भाई जितना ही मास होगा उतना ही सिलेंडर चढ़ेगा कि नहीं, वो भी अपने आप में क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था। तो हम लोग मास निकालने के लिए इसको स्टैंडर्ड मान लिए हैं, इसको रेफरेंस मान लिए हैं, और इस सबको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और जैसे मान कर चलो, हमको अगर निकालना है मास ऑफ 1 नाइट्रोजन एटम, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखेंगे 14th इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ कार्बन 12 एटम, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। ठीक है, ऐसा हो गया। अगर चाहे कि किसी भी एटम और ले लो एग्जांपल, मास ऑफ 1 सोडियम एटम को निकालना है, सोडियम एटम, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, है ना, 23 इंटू 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। बात को समझो, तो इससे मास निकल जाए। किसी भी एटम को अगर मास निकालना है तो उसका एटॉमिक मास को 1/12 इंटू द मास ऑफ कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम से क्या करना होता है, मल्टीप्लाई करना। अब इस बात को समझिएगा,
फिर अगर तुम ध्यान से देखोगे तो बिल्कुल सिलेंडर जैसा यहाँ पे आ गया। देखो तो 1/12 into mass of one carbon atom, 1/12 into mass of one carbon atom, 1/12 into mass of one carbon atom। हाँ सुनो बोलो। हेलो हेलो, ठीक है। तो बार बार इस टर्म को रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा? इस टर्म को रिपीट हो रहा है। जैसे वहां पर एक सिलेंडर को रिपीट हो रहा था ना, बार बार सिलेंडर आ रहा था, तो वहां पर एक यूनिट से कन्वर्ट कर दिया गया था। सेम चीज यहाँ पे बिल्कुल जो पहले समझाया ना उसी से रिलेट कर रहा हूं, इसको बिल्कुल समझते चलना, आसानी से समझ में आएगा। तो इस टर्म को जो बार बार जो रिपीटेशन हो रहा है किसी भी एटम का मास निकालने के लिए, यहां पे भी क्या किया, इसको एक यूनिट से रिप्लेस कर दिया गया। इसको एक यूनिट से क्या कर दिया गया बोलो, रिप्लेस कर दिया गया। इसका एक यूनिट से रिप्लेस कर दिया गया। जितने बार बार जो टर्म आ रहा था इसको यूनिट से रिप्लेस कर दिया गया, और वो यूनिट लिया गया क्या, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास यूनिट। एटॉमिक मास यूनिट मतलब क्या लिया गया बोलो, एटॉमिक मास यूनिट बोल दिया गया था। जैसे वहां पे एक सिलेंडर को केजी बोल दिया गया था, इसी तरह से यहाँ पे 1/12 into the mass of one कार्बन एटम को क्या बोल दिया गया, एटॉमिक मास यूनिट। मतलब AMU क्या बोला गया, AMU एटॉमिक मास यूनिट। इसको AU में कन्वर्ट कर देगा। तो अब बताओ, अब तुम्हारे लिए आसान हो गया। ये बार बार 1/12 into the mass of one carbon 12 एटम आपको लिखना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट क्या बोल सकते हो, बोल सकते हो जैसे इसको ऑक्सीजन एटम का हमको क्या लिखना है, मास बोलना है किसी एटम का, तो क्या बोल सकते हो, मास ऑफ और थोड़ा इरेज करता हूं। अब हम क्या बोल सकते हैं इसको, अब हमको इतना लिखने का जरूरी नहीं है। क्या लिखने का जरूरी है, बोल सकते हैं मास ऑफ वन ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16, और इसको क्या यूनिट मान लिया गया था, एटॉमिक मास यूनिट। क्या बोलेंगे यहाँ पे 16 AMU। क्या बोलेंगे बताओ, यहाँ पे 16 हम लोग क्या बोलेंगे, बोलो AMU, है ना। क्या बोलेंगे, AMU। क्या बोलेंगे, AMU। ठीक है। अब हमको किसी भी एटम को अगर मास बोलना है तो सीधे बोलेंगे, जिसका मास बोलना है उसको हम लोग उसमें लास्ट में क्या लिख देते हैं, AMU लगा देते हैं। जैसे अब हमको कोई बोलेगा व्हाट इज द मास ऑफ नाइट्रोजन एटम, तो हम लोग क्या बोलेंगे 14th AMU। क्या बोलेंगे 14th AMU, क्योंकि इसको हमने क्या माना है सर, इसको हम लोग बोले हैं एक स्टैंडर्ड यूनिट माने, क्या माने, AMU बोले हैं। मास ऑफ या मास ऑफ है ना, वन सोडियम एटम, वन Na एटम का अगर हम आपसे बात करें तो यहां पर क्या होगा 23 AMU। क्या बोलेंगे 23 AMU हम लोग बोलेंगे। समझ में आया? तो बताओ, पता समझ में आया कि AMU कहां से आया? हाँ सर बिल्कुल समझ में आया AMU कहां से आया। सर 1/12 into the mass of one कार्बन एटम को हम लोग एक स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में मान लिया, जिसको हम बोलते हैं AMU। तो अगर AMU इसको माने हैं, मतलब कि AMU बराबर, एक AMU बराबर किसके बराबर हो जाएगा सर, इसके बराबर हो जाएगा। तो आओ हम आपसे बात करते हैं कि 1 AMU का मतलब क्या हुआ। अब यहां से हम समझ सकते हैं कि 1 AMU जो होता है, 1 AMU जो हुआ किसके बराबर हुआ, 1/12 into mass of 1 कार्बन 12 एटम। क्या अब तुम कह सकते हो कि 1 AMU बराबर होगा 1/12 into the mass of 1 कार्बन एटम। ठीक है, तो देखना बुक में लिखा हुआ रहेगा 1 AMU is equal to 1/12 into the mass of 1 कार्बन एटम। तो ये 1 AMU इसको क्यों बोलते हैं, आज समझ में आया होगा, या इसका मतलब ये इसकी इक्वल टू इसको क्यों बोलते हैं, ये भी आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो यहां तक क्लियर होगा कि एटॉमिक मास यूनिट का मतलब क्या होता है, 1/12 into the mass of 1 कार्बन 12 एटम्स। बोलो यहां तक कोई दिक्कत है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है सर, यहां तक आपको समझ में आ गया। आगे देखो, अब ये बताओ, अगर हम चाहें तो
1 AMU बराबर हमने क्या लिखा 1/12 into the mass of 1 कार्बन 12 एटम। उस समय 1 कार्बन 12 एटम का मास भी पता नहीं था। उस समय कार्बन एटम को मास, अगर हमको कार्बन 12 एटम को मास भी पता नहीं था, अगर मास पता हुआ होता तो उसको भी हम लोग नंबर में लेकर के हम लोग क्या 1 AMU के बराबर हम लोग पुट कर सकते थे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि किसी भी एटम को, है ना, किसी भी छोटे छोटे एटम का, स्मॉलेस्ट एटम को मास निकालने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग क्या बताते हैं, किसी भी छोटे से पार्टिकल्स का या किसी भी एटम को हम लोग मास बताते हैं, है ना। किसी भी एटम को मास बताने के लिए हम लोग मास स्पेक्ट्रोमीटर से हम लोग उसको मेजर करते हैं कि उसका मास क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है, जैसे अगर मैं आपसे बात करूं, है ना, मास स्पेक्ट्रोमीटर, क्या है बोलो, मास स्पेक्ट्रोमीटर। देखो मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, किसी भी स्मॉल पार्टिकल, जो छोटे पार्टिकल्स होता है उसको मास निकाला जाता है ना। किसी भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है उसको मास निकालते हैं, उसको मास के बारे में बताता है। ठीक है ना, स्पेक्ट्रोमीटर से। जैसे अगर हमको बात करना है कार्बन 12 एटम को मास पता करना है, क्या है कार्बन 12 एटम, तो कार्बन 12 एटम का जो मास था वो था 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। अगर मैं आपसे बात करूं मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, इसका जो मास होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम। कितना होता है बोलो, 10⁻23 ग्राम होता है। ध्यान रखिएगा, मास ऑफ, क्या मैंने बोला, मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को जो मास होता है 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम होता है। ठीक है, इतना ग्राम होता है। अब तुम खुद से बताओ। ठीक, अभी तुम AMU बराबर कितना लिखा, AMU का मतलब क्या लिखा, 1 AMU इज इक्वल टू कितना लिखा, है ना सर, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, ये लिखे हो ना। 1 AMU क्या लिखे हो तुम, 1 AMU के बारे में हमने क्या देखा, 1/12 इंटू मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम। अब आपको ये भी पता चल गया है कि सर किसी भी अभी जस्ट हम लोग देखें कि मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम का मास कितना होता है, इतना होता है। अब इसको क्या करेंगे कि यहां पर हम लोग क्या करेंगे, पुट करेंगे 1/12 इंटू मास। अब देखो 1/12 मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम को आपको इतना पता है, तो इसके जगह पे इस वैल्यू को हम लोग पुट करो, इसको पुट करोगे तो 1.99 इंटू 10⁻23 ग्राम, क्या होगा 23 ग्राम। ठीक, और अगर इसको तुम कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू निकल करके आएगा 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। क्या आएगा बोलो, -24 ग्राम। कहने का मतलब है 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम आएगा। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये वैल्यू आएगा। कहने का मतलब क्या है कि 1 AMU के जो वैल्यू है, 1 AMU के जो वैल्यू निकल करके आ रहा है वो कितना आ रहा है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो आज से याद रखिएगा 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। ठीक, अब खुद से तुम समझो कि सर 1 AMU इज इक्वल टू इतना कहां से आया है, तो जस्ट बिल्कुल हम लोग सीक्वेंस से पढ़ते जा रहे हैं। सर कहां से निकल कर का है, ये भी आपके सामने है। ठीक, तो एक एटॉमिक मास यूनिट के जो इतना होता है वो कितने के बराबर होता है, 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम के बराबर होता है। ठीक है, तो 1 AMU का मतलब क्या हुआ, 1/12 इंटू द मास ऑफ 1 कार्बन 12 एटम, या 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। कोई दिक्कत नहीं, आगे देखो। ठीक है, अब इसके बाद हमें पता चल गया कि किसी भी एक एटम को अगर मास निकालना है तो उसको हम लोग यूनिट के फॉर्म में लिखते हैं, और वो यूनिट AMU के फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है ना, किसके फॉर्म में लिखा जाएगा, AMU के फॉर्म में लिखा जाएगा। अब देखो, अब हम लोग बात करेंगे एक नए टर्म पर जिसका नाम है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक
मास, रिलेटिव एटॉमिक मास। और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है इसके बारे में हम आपको समझाते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास के बारे में आपको बताते हैं। तो कहता है रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट। रिलेटिव एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं? मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, रिलेटिव एटॉमिक मास मतलब है मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट को तुम डिवाइड कर दो AMU से। किससे डिवाइड कर दो? AMU से। मतलब 1/12 इंटू मास ऑफ वन कार्बन 12 एटम। बहुत सिंपल है, किसी भी एटम को रिलेटिव एटॉमिक मास निकालना है तो उस एक